हेलो बेटा, कैसे हो सब? सो बेटा, एज यू नो वी आर doing the chapter number 4, chemical kinetics, and in that chapter we are currently doing the integrated rate expressions. We have already done the integrated rate expression for zero order reaction, its half-life, and integrated rate equation for first order reaction and its half-life. Today we will discuss the next part of integrated rate equation for first order reaction, and it is integrated rate equation for first order reaction but first order gas phase reactions के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने सिंपल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस दैट इज इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इन केस अगर मान लीजिए आपके पास जो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है वो गैस फेज में हो रही है, तो उस केस में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन किस तरह से प्रोड्यूस होगा उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सो लेट अस डिस्कस। हमने क्या किया, कोई जनरल रिएक्शन कंसीडर कर ली, एनी पर्टिकुलर जनरल रिएक्शन इन विच ए गैसियस स्पीशीज जो है दैट इज व्हिच एक्ट एज द रिएक्टेंट, it gets converted to B and C. A reactant, that is 1 mole of a reactant A in gas phase produces 1 mole of product B in gas phase and 1 mole of product C that is also in a gas phase. Now हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं the initial pressure of A। मान लीजिए कि जब रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं हुई है, मतलब इनिशियल प्रेशर जो है T इज इक्वल टू 0 के ऊपर, लेट इट बी उस समय जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A था दैट इट बी PI एटमॉस्फेयर, PI एटमॉस्फेयर। नाउ आफ्टर टाइम T हमने क्या नोटिस किया, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने क्या नोटिस आफ्टर टाइम T लेट कि जो प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट A है इट डिक्रीजेस बाय x एटमॉस्फेयर। आफ्टर टाइम T के ऊपर जब हमने प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A चेक किया, ठीक, लेट x एटमॉस्फेयर प्रेशर जो था वो क्या कर गया, यहां से डिक्रीज कर गया। नाउ अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ A जो है ऑन रिएक्शन इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ B एंड 1 मोल ऑफ C। तो अगर x एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज हुआ है आफ्टर टाइम T के ऊपर, तो अल्टीमेटली बेटो वहां पे जो B एंड C का प्रेशर जनरेट होगा तो वो भी कितना होगा, x एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो यही कारण है कि 1 मोल ऑफ A डिकम्पोज्ड टू 1 मोल ऑफ B एंड 1 मोल ऑफ C, so therefore pressure of B and C will increase by x atmosphere each। x atmosphere जो है वो दोनों का प्रेशर राइज कर जाएगा प्रोडक्ट्स के केस में। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ A give rise to 1 मोल ऑफ B and 1 मोल ऑफ C, and if x atmosphere of A gets decreased, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स के केस में x moles that is x atmosphere pressure इंक्रीज कर जाएगा, उसी वजह से हम ये लिख रहे हैं। तो नाउ हमारे पास ये है, मैथमेटिकली हम किस तरह से करेंगे, A जो गैसियस रिएक्टेंट है it forms B plus C gaseous products। now initial pressure after time T, initial pressure after time T आपके पास क्या बन गया, सॉरी इनिशियल प्रेशर इज PI एटमॉस्फेयर था जो हमने कंसीडर किया था, इनिशियल प्रेशर PI एटमॉस्फेयर। इनिशियली क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो ये 0 0 ही रहेगा, बट प्रेशर आफ्टर टाइम T जो हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या माना है कि आफ्टर टाइम T जो प्रेशर ऑफ A है वो डिक्रीज कर गया बाय x एटमॉस्फेयर। सो देयरफॉर क्या बन गया, प्रेशर आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू, पहले क्या था PI था, अब यहां से x एटमॉस्फेयर डिक्रीज कर गया, क्या बन गया PI माइनस x एटमॉस्फेयर। तो क्योंकि x एटमॉस्फेयर डिक्रीज किया है तो दूसरी तरफ x एटमॉस्फेयर इंक्रीज कर देगा प्रोडक्ट्स का। ठीक है, नाउ टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर टाइम T के ऊपर क्या बन जाएगा, आप क्या करोगे, टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए प्रेशर आफ्टर टाइम T रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस केस में। तो आपके पास बन जाएगा PT दैट इज प्रेशर आफ्टर टाइम T, the total pressure after time T, total pressure of reaction mixture after time
t, it can be given as pt is equal to pi minus x this term plus x plus x। ऐड कर देना है तीनों टर्म्स को, ठीक है। तो जब आप इन तीनों को सॉल्व करोगे pi माइनस x प्लस x एक x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा pi प्लस x एटमॉस्फेयर। ये बन जाएगा pi प्लस x एटमॉस्फेयर प्रेशर बन जाएगा, दैट इज टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t के ऊपर। सो ये बन गया। यहां से आप क्या करोगे, x एटमॉस्फेयर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लोगे, ये बन जाएगी pt माइनस pi। ठीक बेटा, यहां तक ये आ जाएगा सिंपल कैलकुलेशन, जिस तरह से हम सॉल्यूशन की फॉर्म में सॉल्यूशन चैप्टर में करके आए हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में, यहाँ पे प्रेशर टर्म्स में कंसीडर करके चलना है। अब यहाँ पे हमने x मानना है, आप x की जगह पे कुछ भी मान सकते हो या स्मॉल p भी मान सकते हैं, तो वहां पे pi माइनस स्मॉल p आ जाएगा। यू कैन टेक एनी पर्टिकुलर कंपोनेंट, कोई भी ले सकते हो आप, कोई भी वेरिएबल कोई भी ले सकते हो x y z, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने x लिया है, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू pt माइनस pi। ये x की वैल्यू आ गई, समझ रहे हो। तो अब इस क्वेश्चन को नंबर 1 दे दो। नाउ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ A है, दैट इज प्रेशर ऑफ A आफ्टर टाइम t के ऊपर, ठीक है, दैट इज PA से नोट करेंगे। प्रेशर ऑफ A reactant after time t that can be given as PI and it will be PI minus X, PI minus X। ये था ना यहाँ पे, ये देखो, ये जो है प्रेशर आफ्टर टाइम t क्या बना, PI माइनस x, मतलब PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो है आफ्टर टाइम t वो क्या बन गया, PI माइनस x बन गया। ठीक है बेटो, तो ये आ गया PI माइनस x। x की वैल्यू जो है, ये जो आया आपके पास PI माइनस x, ये x की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 से आप लोग यहाँ पे पुट कर दोगे, इस x में ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आपके पास क्या बन जाएगा, PI माइनस PT माइनस PI। जब सॉल्व करोगे तो ये बन गया PA इज इक्वल टू PI माइनस PT प्लस PI, और यू कैन से PA इज इक्वल टू 2PI माइनस PT। ये बन गया। ये PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A कंपोनेंट आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t, ये हमारे पास ऑब्टेन हो गया इस केस में। नाउ अब चलेंगे रेट ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता है कि जो चेंज इन दैट इज गैस फेज के केस में जो इनिशियल प्रेशर ऑफ A होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दैट इज अगर A रिएक्टेंट है तो उसका जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा इनिशियल केस में वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर रहता। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अब इस फॉर्मूलेशन को अप्लाई करेंगे सिंपल इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पहले हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स में था उसमें फॉर्मूलेशन लेकर उसमें ये वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो लेट्स डू इट। क्या बन जाएगा, ये आ गया आपके पास, तो PI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। तो क्या था, सिमिलरली एंड पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ A आफ्टर टाइम t, वो आपने क्या लिया है, PA लिया है, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, it will be directly proportional to A, that is concentration after time t जिसको हमने माना था। Now according to integrated rate expression, integrated rate expression या rate equation लिख सकते हो, rate equation for first order reaction, first order reaction क्या थी आपके पास, T इज इक्वल टू और K इज इक्वल टू जो भी था कुछ भी लिख सकते हो 2.303 ओवर T log of A नॉट ओवर A, यही थी ना। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है A नॉट की और A की। तो A नॉट क्या था, PI
और ए की वैल्यू पी ए की टर्म्स में, यानी आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये बन गया और a इक्वल टू 2.303 ओवर t log ऑफ a नॉट मींस इनिशियल पार्शियल प्रेशर आ गया pi ओवर p a। ठीक बेटा, अब इस pi की वैल्यू और pa की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या बन जाएगा और k will equal to 2.303 over t log of pi, तो pi ही है, ठीक, ओवर pa की वैल्यू आपके पास क्या है 2pi माइनस pt, ये है आपके पास। दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस which takes place in gas phase। ये gas phase reactions के लिए integrated rate expression है for first order reaction के लिए, for first order gas phase reactions के लिए ये integrated expression आपके पास आ जाता है। ठीक बेटा, ये एक न्यूमेरिकल्स है NCERT में इससे रिलेटेड, तो वो इसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व होने हैं। So this is about the integrated rate equation for first order reactions। इसी तरह से एक और है, उसमें हम लोग डायरेक्टली कंसंट्रेशंस को लेकर चलते हैं, लेकिन उस केस में अगेन पहले की टर्म्स में चलेंगे जो इनिशियल हमने कंसंट्रेशन दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड आउट की थी। वो है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, क्या थी, इट इज k is equal to 2.303 over t log of a over a minus x, ये थी ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो अल्टरनेटिव फॉर्म थी। नाउ अब एक केस यहाँ पे आ जाता है, मान लीजिए दो टाइम इंटरवल्स के बीच में आपको टू डिफरेंट कंसंट्रेशंस दी गई हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन इनिशियल एट टाइम t1 और फाइनल एट टाइम t2 के ऊपर, तो आप लिख सकते हो दैट इज फ्रॉम determining the rate constant of first order reaction based on the experimental data of a and a minus x at different periods of time। ठीक है, इसको यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन for first order reaction from a given data of a and a minus x at two different time intervals t1 and t2, टू डिफरेंट टाइम टेबल्स के ऊपर। तो उस केस में क्या है, इट कैन बी गिवन एज k is equal to the rate constant can be given as k is equal to 2.303 और यहाँ पे t है। अब क्योंकि सिंगल टाइम इंटरवल नहीं ले रहे हैं हम, टू टाइम इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t1 के ऊपर और फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t2 के ऊपर। तो इनिशियल के केस में यहाँ पे ले लेंगे चेंज इन टाइम दैट इज t2 minus t1 log ऑफ, अब यहाँ पे a और a minus x को जब टू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स तो a क्या बन जाएगा, लेट इट बी वहां पे x1 आपके पास जो है वो t1 के कॉरस्पॉन्डिंग x1 मोल्स ऑफ कंसंट्रेशन चेंज हो रहे हैं
और T2 के ऊपर x2 मोल ऑफ कंसंट्रेशन चेंज हो रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे इट विल बी इक्वल टू a minus x1 over a minus x2. दिस इज द केस। यहाँ पे x1 एंड x2 क्या है, अमाउंट्स रिलेटेड टू टाइम t1 एंड t2, समझ रहे हो? x1 एंड x2 are the amounts related to time t1 and t2। ठीक है बेटा, इस तरह से ये एक अल्टरनेट फॉर्मूलेशन बन जाती है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं बीच में, कई बार आ जाते हैं जहां पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है टू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर, तो वहां पे हमें फिर ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, हमने सीधे सीधे यहाँ पे ये फॉर्मूलेशंस जो है वो अप्लाई करनी होती हैं। तो आपके पास तीन हो गए, एक तो जनरल इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन हो गया, रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दूसरी होगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, और तीसरी ये वाली होगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट टू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, एट two different time intervals from the given data, experimental data which is provided to you for two time intervals. So these three are the simple integrated rate equations। ठीक है, ये आपके पास आ जाती है। इसके बाद एक और कंसेप्ट बनता है इस केस में, बट वो डायरेक्ट सही है, वहां पे कुछ इस तरह की ज्यादा एलैबोरेशन वगैरह करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती उस केस में। मेन यही तीन है जो हमारे पास है। नाउ अब हम लोग एक जनरल सी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूंगा फॉर डायरेक्ट कैलकुलेशंस। जैसे 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे हमें फिर ज्यादा लॉन्ग मेथड अप्लाई नहीं करना होता 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, ना ही वहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन देना पड़ता है। हमने सीधे ऑप्शंस दिए होते हैं, आंसर दिए होते हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड से फॉर्मूलेशंस हैं, कुछ जनरल कैलकुलेशंस को करने के लिए कुछ जनरल फॉर्मूलाज हैं, वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले है जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन for the time taken for general expression for the time taken for nth fraction of a reaction, for nth fraction of a reaction of first order to complete, of first order to complete। मीन्स मान लीजिए आपको nth फ्रैक्शन गिवन है, जैसे 1/3 बोल दिया उन्होंने, 1/4 दे दिया या कुछ भी, तो उस केस में जो टाइम निकालना होता है उसके लिए हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन होता है, वो लिख लीजिए आप। तो करना क्या है, वी हैव टू पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग आप कह सकते हो x इज इक्वल टू a by n। a by n मींस टू से nth फ्रैक्शन आ गई आपके पास जो आप पुट करना चाहते हो, एंड t इज इक्वल टू t 1 by n, जो भी आपका 1/3 1/4 ये वाला या 1/2 कुछ भी है। ठीक है, इन द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस, in the first order equation क्या मिल जाएगा आपके पास जब इसको पुट करोगे, क्या है t इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 ओवर k log of a over a minus x, यही था ना। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे a
x की वैल्यू a by n और t इज इक्वल टू t 1 by n की टर्म्स में, तो आपके पास बन जाएगा therefore t 1 by n, ये जनरल एक्सप्रेशन है बेटा फॉर n फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। t 1 by n इज इक्वल टू 2.303 over k log of a over a minus a over n। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कंप्लीट तो ये बन जाएगा और t1 by n is equal to 2.303 over k log of 1 over 1 minus 1 by n, or it can be simplified as this implies t half 1 by n is equal to 2.303 over k log of n over n minus 1। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन बना t1 by n is equal to 2.303 over k log of n over n minus 1, it will provide you the time required for nth fraction of reaction of first order to complete। nth fraction complete होने के लिए, nth fraction of reaction को complete होने के लिए जो हमें टाइम चाहिए वो nth fraction कुछ भी हो सकती है बेटा, 1/2 भी हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 3/4 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 1/4 हो सकती है, मतलब आपने n की वैल्यू वो पुट करनी है यहाँ पे। थर्ड फ्रैक्शन, फोर्थ फ्रैक्शन, 2/3, 3/2, इस तरह से कोई भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे n की वो वैल्यू पुट करके आपने सीधा फॉर्मुलेशन कर सकते हो। इवन 1 मार्क के लिए, इवन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आते हैं वहां पे भी आप ये डायरेक्ट फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हो फॉर कैलकुलेशंस के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग द रिजल्ट, ठीक है बेटा। इसी तरह से यहाँ से आप अब आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने इनिशियली किया था, हाफ लाइफ के केस में किया था। हाफ लाइफ मींस टू से वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। मींस हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो होती है वो किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन या कोई भी किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ से भी वही आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन nth फ्रैक्शन का जो टाइम होता है that always remains independent from the concentration of any of the reactant, that remains independent from the concentration of any of the reactant or product, ठीक है बेटा। ये यही शो करता है यहाँ से। नाउ एक चीज और हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, that is now general expression for the time taken for the reactant to reduce to nth fraction। रिएक्टेंट nth फ्रैक्शन तक रिड्यूस होने के लिए क्या टाइम, ये वाला क्या था एक्सप्रेशन ऑफ टाइम टेकन फॉर nth फ्रैक्शन ऑफ अ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टू कंप्लीट। ये थी nth फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट, मतलब nth फ्रैक्शन मतलब 1/2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये उसके लिए था। अब रिएक्टेंट की टर्म्स में मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स डिकम्पोज्ड, और यू कैन से 3/4 ऑफ रिएक्टेंट गेट्स डिकम्पोज्ड, उसके लिए देखने में लग रहा है कि एक जैसा ही होगा लेकिन एक्सप्रेशन वेरी कर जाते हैं। तो वो लिख लेंगे जनरल एक्सप्रेशन फॉर ये आप लिख लीजिए जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन for the reactant to reduce to nth fraction, इसके लिए तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे। अब पहले हमने क्या लिया, x की वैल्यू दी a/n, अब पूरी a माइनस एक्स टर्म्स हमें पता है, वी नो, क्या जानते हो आप, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, t इज इक्वल टू
2.303 ओवर के log ऑफ ओ ए ओवर ए माइनस एक्स होता है, यही होता है ना। अब a माइनस एक्स यहाँ पे क्या लेनी है, nth फ्रैक्शन लेना है, मतलब रिएक्टेंट को रिड्यूस करवाना है आपने, जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो nth फ्रैक्शन तक रिड्यूस कर जाएगी रिएक्टेंट की, ठीक है। तो वो आ जाएगी आपके पास इन दिस केस हियर a माइनस एक्स जो टर्म है आपके पास, ये बनेगी आपकी a बाय n, nth फ्रैक्शन तक उसको डिकम्पोज करवाना है रिएक्टेंट को। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, देयरफॉर t आपके पास आ जाएगा इट इज इक्वल टू 2.303 ओवर k log ऑफ a ओवर n, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे सो दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 2.303 ओवर k log ऑफ n, ये बन गया जनरल एक्सप्रेशन। किसके लिए, for the time taken for the reactant to reduce to nth fraction, reactant to reduce to nth fraction, पहले क्या था, रिएक्शन की कंप्लीशन टू nth फ्रैक्शन, ठीक है। दोनों अलग अलग तरह से करने हैं बेटा, यहाँ पे और पिछले वाला केस, ये जनरल एक्सप्रेशन है इसके, इस तरह से आप लोगों ने इसको स्टडी कर सकते हो बेटा, ठीक है। सो now एक another expression आता है general expression, that is expression for the amount of the substance left after n half lives, means concentration of reactant किस तरह से alter करेगी for n half lives। जैसे जनरली हमने डिस्कस किया था ना, half life किसके इक्वल होता है, but how can you define half life of a reaction, the time in which या during which the initial concentration of the reaction या the concentration of the reactant after time t reduces to its half of the initial concentration, that is amount of substance left after one half life के लिए हमने क्या किया था, a naught by 2, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का जब हाफ हो जाएगी तो वो हाफ लाइफ कहलाता है उसका। सिमिलरली तो हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, 1 by 2 into half, that is half into a naught by 2, वो क्या आ गया, a naught over 2 स्क्वायर। इसी तरह से 3 हाफ लाइफ्स के लिए क्या आ जाएगा, a नॉट ओवर 2 रेज़ टू क्यूब। इसी तरह से जब हम n हाफ लाइफ्स के लिए निकालेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, 3 हाफ लाइफ्स, 4 हाफ लाइफ्स, 5 हाफ लाइफ्स, तो वो जनरल आपके पास आ जाएगा a नॉट ओवर 2 रेज़ टू n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। n क्या है, this n is n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक बेटा। ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशंस है बेटू फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स, ठीक। नाउ अब इसके बाद आप नोट कर लीजिए आज का टॉपिक जो हमने किया है, इसके ऊपर आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर है आपके पास 106 के ऊपर एग्जाम्पल 4.5 है एक, ये इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है जो आज हमने कंसीडर किया, आज हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा पेज नंबर 107 ये सॉल्व एग्जाम्पल है बेटा, ये आप लोगों ने करनी है, पार्शियल प्रेशर वाली एग्जाम्पल है पेज नंबर 107 के ऊपर। इसके अलावा ये दो हो गई 106 107, इसी तरह से 108 पेज के 109 के ऊपर दो एग्जांपल है, ये तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, हाफ लाइफ निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स हैं इसी तरह से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। एक टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन वो हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन
ठीक है, स्टार्टिंग में वहीं से स्टार्ट किया था, रेट ऑफ रिएक्शन जो की थी हम लोगों ने। तो वो था आपके पास ग्राफिकल मेथड वगैरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, एक रेट कांस्टेंट की वैल्यू की डिटरमिनेशन, तो रेट कांस्टेंट हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक तो यही है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डाटा गिवन है, वहां से हम क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे गिवन डाटा के लिए, जितने भी एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको गिवन होंगे। अगर वहां पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मतलब वो वेरी नहीं करती, इट मींस टू से द रिएक्शन विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होगी वो। समझ रहे हो, ये सिग्निफिकेंस होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का। फॉर रेट कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करना। इफ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, फॉर गिवन डाटा, आप कोई भी पर्टिकुलर डाटा को उठा के ले लीजिए, अगर पूरे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट रहती है, इट मींस टू से कि आपकी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, या फिर बाय आर्बिट्रेरी बाय फिलिंग द वैल्यूज, हमारे पास है ये जीरो ऑर्डर के लिए हमने कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर लिया है, तो जो रिएक्शन को सेटिस्फाई करेगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। सेकंडली एक चीज हमने करनी है, दैट इज ये है इनिशियल डेट मेथड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, 3 मार्क्स में न्यूमेरिकल आया हुआ है। इनिशियल डेट मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, एंड रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनिशियल डेट मेथड एक ऐसा है जिससे हमें तीनों, ऑल द 3 थिंग्स, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तीनों चीजें हम इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय यूजिंग इनिशियल डेट मेथड। समझ रहे हो, ये वाले जो की है ग्राफिकल मेथड हो गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड हो गया, ये एक तरह से आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर फैक्टर को डिटरमिन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली किसके लिए, रेट कांस्टेंट एंड टाइम को निकालने के लिए ये यूजफुल रहते हैं। बट एक ऐसा हमारे पास मेथड ऑफ डिटरमिनेशन होता है जिससे हम तीनों चीजें फ्रॉम द गिवन डाटा इवैल्यूएट कर सकते हैं, वो है इनिशियल रेट मेथड। तो इनिशियल रेट मेथड के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसको स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक तो ये न्यूमेरिकल्स, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स इसमें है, आपको एक असाइनमेंट दी गई है, ठीक है, प्रोवाइड करवाई गई है, वो असाइनमेंट के न्यूमेरिकल, मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर है जो अभी हमने डिस्कस किए। तो आप लोगों ने पहले तो ये सारा काम कंप्लीट कीजिए, फिर हम चलेंगे इनिशियल डेट मेथड के ऊपर, उसके भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने ये वाले टॉपिक्स को अच्छी तरह से कवर करना है और साइड बाय साइड इनके न्यूमेरिकल्स, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को अपनी असाइनमेंट नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। सो दिस इज योर टुडेस लेक्चर। तो अच्छी तरह से राइट डाउन कर लेना, नोट्स प्रिपेयर कर लो, एंड न्यूमेरिकल्स आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके ऊपर आप लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बेटो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। न्यूमेरिकल्स जो आपको असाइनमेंट्स दी हुई हैं आपके एनसीईआरटी में हैं, कोशिश करो 2-3 बार उनको न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिसाइज करो ताकि वो एक तरह से आपके फिक्स हो जाए, ठीक है, क्लियर बेटो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक, ओके, टेक केयर, बाकी हम जनरल मीटिंग्स करते रहेंगे, ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।